नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी ने की बैठक नगर विकास विभाग की। ये बैठक हुई जहां योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक और अधिकारियों को सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अधिकारियों संग बैठक और इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही सीएम योगी ने बैठक करी, जहां अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम चर्चा इस बैठक में देखने को मिली। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करी और इसके साथ ही बैठक में सभी मौजूद रहे और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कोर कमेटी और इसके साथ ही आयोजन और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि कोर कमेटी और यूपी से एनडीए सांसदों के लिए उपराष्ट्रपति और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज सीएम योगी के आवास पर होगी। अहम बैठक जहां दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। यूपी से एनडीए सांसदों के लिए जारी होंगे निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बैठक और इसके साथ ही यूपी से एनडीए सांसदों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां सांसदों के लिए बता दें कि निर्देश जारी किए जाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी में एनडीए द्वारा सांसदों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक का आयोजन होगा और इसके साथ लखनऊ से ये खबर है, जहां बता दें कि सांसदों के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक और इसके साथ ही बता दें कि आयोजन होने जा रहा है, जहां सीएम योगी के आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा और इसके साथ ही सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जहां सीएम योगी के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश सांसदों के लिए जारी किए जाएंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी के आवास पर बैठक का आयोजन होगा। कोर कमेटी की बैठक का आयोजन होने जा रहा है और इसके साथ इस बैठक में सभी मौजूद रहेंगे, जहां सांसदों के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करने जा रही है और सीएम योगी के आवास पर यह बैठक होगी। और इसके साथ ही बता दें कि सांसदों के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपी से एनडीए सांसदों के लिए जारी होंगे निर्देश। और इसके साथ इस वक्त बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कोर कमेटी का आयोजन होने जा रहा है, सीएम योगी के आवास पर यह बैठक होगी और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन होगा। और इसके साथ इस बैठक में सभी मौजूद रहेंगे, जहां यूपी से एनडीए सांसदों के लिए निर्देशों को जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक का आयोजन होने जा रहा है और इसके साथ ही सीएम योगी के आवास पर यह बैठक का आयोजन होगा, जहां सभी मौजूद रहेंगे और यूपी से एनडीए सांसदों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी बैठक का आयोजन होने जा रहा है, सीएम योगी के आवास पर यह बैठक होगी, जहां से बता दें कि यूपी से एनडीए सांसदों के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक का आयोजन करने जा रही है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है, बैठक का आयोजन होगा? देखिए, अभी 3:30 का जो समय था वो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी थी, जिसके बाद जो बैठक में दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत
कई जो सांसद हैं उनके भी आने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री आवास पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफ करिएगा, जिस तरीके से देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में लगभग अगर बात की जाए तो लगभग 10 सांसद हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी सहभागिता भी कहीं ना कहीं अहम रहेगी। तो उसके लिए जो सीएम ने आज बैठक रखी है 3:30 बजे से, कुछ ही देर में जितने भी चाहे बात की है दोनों डिप्टी सीएम की और प्रदेश अध्यक्ष की, तो जो थोड़ी देर में जब अभी बैठक शुरू होगी तो सभी लोग पहुंचेंगे, उसके बाद जो बैठक का दौर है वो शुरू होगा। और जिस तरीके से बात की जाए हाल फिलहाल में जो उसके ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, फिर उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं समीकरण बैठाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले नगर विकास की बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी, जिसमें नगर विकास मंत्री समेत प्रमुख सचिव अमृत अभिजात समेत कई जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और नगर विकास की परियोजनाओं को लेकर के भी समीक्षा बैठक की। तो मुख्यमंत्री लगातार जो समीक्षा बैठक है वो करते रहते हैं। और लगातार जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के भी अभी से रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लाती है। जी अमन, जिस तरह से हमेशा चुनाव से पहले विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, और सांसद भी घर घर तक लोगों तक जागरूक किया जाता है योजनाओं को लेकर, इसको लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि जनता को अपनी ओर खींचा जा सके? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी भी पार्टी को जनता के बीच में लोकप्रिय बनना है तो विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, प्रदेश का विकास करना पड़ेगा। तो ये दो अहम पहलू हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार में योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको उस पर काबिज हुए। और अगर बात की जाए 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो अगर बात की जाए तो जो तैयारियों का दौर है वो लगातार चल रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योग्यता है और कार्य कुशलता है उससे कहीं ना कहीं प्रशंसा ही लोगों के तौर पे नजर आती है। जिससे साफ तौर पर अगर बात की जाए योजनाओं की, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में हर एक छोटी बड़ी योजनाओं को पर्सनली तौर से देखते हैं और उसके बाद उन सभी योजनाओं को अपने अपने स्तर से किस तरीके से उसमें कमियां खामियां हैं उस पर भी सवाल जवाब करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अपने जो जितने भी जनता है उनके लिए लगातार तत्पर खड़े रहते हैं। और जिस तरीके से विकास की योजना है, विकास की योजनाओं के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सानिध्य है वो लगातार जनता को मिलता रहता है। जी अमन, जिस तरह से अभी यूपी में बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और तमाम चीजें भी उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं पीड़ितों को, लेकिन जनता का यही कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले ही सांसद यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, उससे पहले ही यहाँ सबकी हलचल देखने को मिलती है। तो क्या इसका असर भी देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि जनता नाराज होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए कि एजेंडे की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार ये एजेंडा हमेशा से उठाता आया है कि अगर जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो तो विधायक पद के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक वो जनता के बीच में लगातार जाते हैं। और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो सांसद पद के जो प्रत्याशी होते हैं, जो वर्तमान सांसद होते हैं, वो जनता के बीच में ज्यादा आते हैं। इसकी शिकायत लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने सभी जो विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, उन सबसे एक बैठक ली। बैठक में साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जो जनता है उन्हीं के वोटों से चुन करके आप सांसद और विधायक बन के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दूसरी बार बनी है तो कहीं ना कहीं जनता के हितों के कार्यों को वो जो अनुपालन है वो प्रथम दायित्व है विधायक और सांसद का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश सभी विधायक और सांसदों को है कि अपने जो दायित्व है उनका निर्वहन लगातार करते रहे, जिससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि अगर यूपी में तीसरी बार हैट्रिक लगाना है
तो उनका अभी से ही, यानी कि जब से सरकार शुरू हुई है और सरकार के चलने तक उनका जो है लगातार जनता से रूबरू होना, जनता से बातचीत करना, ये एक अहम प्रश्न बनता है, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जनसभाओं में भी सभी जनप्रतिनिधियों से भी लगातार चर्चा करते रहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने विधानसभाओं में एक जनता दरबार जरूर लगाए कि वहां पर जो भी आदमी जो समस्या से घिरा हुआ है उसकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिक तौर पर हो जाए, जिसके लिए जनता उनको चुन करके लाएगी। अमन, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर जब उपचुनाव हुए तो यूपी में बीजेपी का मनोबल बढ़ा, तो आगामी चुनावों में इसी तरह मनोबल बढ़ा रहे तो किस तरह की रणनीतिक राजनीति तैयार की जाएगी और क्या कुछ समीकरण होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समीकरण की बात की जाए तो 2024 का जो विपक्ष ने समीकरण एक बनाया हुआ था कि संविधान को बचाना है, तो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की वजह से जो आम वोटर हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और जो पिछड़ी जातियां थी, वो उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये आभास हो रहा था कि संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान में उसमें संविधान को बदलने से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की लापरवाह और अनुपस्थित चल रहे 60 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हंटर हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीतम सिंह के ऊपर चला। आरोप है कि डॉक्टर गीतम सिंह ने बिना टेंडर चिकित्सा समाज खरीद लिया और इस आरोप पर एक्शन लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। हमीरपुर के सीएमओ डॉक्टर ने बता दें कि बिना टेंडर प्रक्रिया के कई संस्थानों से चिकित्सा सामान खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। डीएम घनश्याम मीना ने इस मामले की जांच कराई है, जिसमें डॉक्टर गीतम सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके आधार पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बता दें कि लापरवाह सीएमओ पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए, जहां बता दें कि सीएमओ पर लापरवाही का आरोप, और इसके साथ ही बता दें कि जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा एक्शन लिया और इसके साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए, जहां बर्खास्त किया गया। इसके साथ ही सख्ती दिखाते हुए बता दें कि सीएमओ के खिलाफ जांच बिठाई, जहां जांच पड़ताल करने के बाद बता दें कि बर्खास्ती की कार्रवाई की गई। और इसके साथ ही बता दें कि आरोप है कि बिना टेंडर प्रक्रिया के सामान खरीदे गए, जिसके बाद बता दें कि जांच कमेटी बिठाने के बाद जब जांच सामने आई, पड़ताल हुई तो मामला उजागर हुआ। और इसके बाद बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाते हुए बर्खास्ती की कार्रवाई करी और इसके साथ ही लापरवाह एक और बार फिर से उजागर हुई है, जहां आरोप है कि डॉक्टर गीतम सिंह ने बिना टेंडर प्रक्रिया के बता दें कि सामान खरीदा। और इसके साथ ही ये आरोप सच पाए जाने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्शन लेते हुए बर्खास्ती की कार्रवाई करी। और इसके साथ ही आरोप लगाते हुए एक्शन लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिया। और इसके साथ ही हमीरपुर के सीएमओ डॉक्टर गीतम सिंह पर बिना टेंडर प्रक्रिया के कई संस्थानों से चिकित्सा सामान खरीदने का भी गंभीर आरोप लगा। और इसके साथ ही डीएम घनश्याम मीना ने इस मामले की जांच कराई, जिसमें डॉक्टर गीतम सिंह को प्रथम दोषी पाया गया। डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके आधार पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता निशु शर्मा का। निशु, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाया है। बिल्कुल वर्षा, डॉक्टर गीतम के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। इसमें कई सारे वित्तीय अनियमितताओं के दोषी वो पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो उन्हें दोषी पाया गया। ऐसे में आने वाले समय में और भी कई सारी जो है कार्रवाई उन पर होनी है, कई सारे ब्यौरे जो है खंगाले जाएंगे। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से जब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो प्रथम दृष्टया जब उन्होंने कहा कि बिना टेंडर का अनुपालन के यहाँ पर सामग्री को खरीदा गया है, ऐसे में उन्हें दोषी भी पाया गया है, तो इस पूरे मामले में उन पर अब कार्रवाई होगी। कई और सारे ब्यौरे जो है खंगाले जाएंगे, कई और सारे दस्तावेज जो इसको निकलकर सामने आ सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है कि डॉक्टर गीतम सिंह के ऊपर जो है
उन्हें दोषी पाया गया, उन पर आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और ऐसे में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जब दौरे खंगाले जाएंगे तो और कौन कौन सी परतें इस पूरे मामले में खुलती हुई नजर आती है। और ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से अब जो है व्यवस्थाओं को पूरे तरीके से सुदृढ़ करने के लिए किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है और एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो। तो लगातार तमाम पहलुओं पर जो है सरकार नजर बनाए हुए है और प्रशासन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से पक्का करने के लिए एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं, जिस कड़ी में इस प्रयास को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हर मंच से इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो, चाहे वो अपराधी हो या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में डॉक्टर गीतम सिंह को जब इस पूरे मामले में दोषी पाया गया, प्रथम दृष्टि हालांकि जो दोषी पाया गया, हालांकि और भी उन पर जो है जब उनसे पूछताछ होगी तो कई और सारी परतें इसमें खुल सकती है। लेकिन ये एक्शन जो है ये यही बात दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत हर एक वर्ग पर जो है काम हो रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर इसके अलावा तमाम अपराधी हो, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भी साफ निर्देश है कि जनता के साथ किसी भी प्रकार की जो है जाति ना होने पाए, कुछ भी ऐसा जो शिकायत है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो और लूपहोल जो तमाम है उनको किसी तरीके से जो है खत्म किया जाए। तो इसी में इस कवायद को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निशु, जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, क्या डॉक्टर गीतम सिंह पे पहले से ही कोई शक था जिस शक के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है? वर्षा, जैसे कि मैंने कहा कि पहले से कई सारे सवाल जो है उनको लेकर खड़े हो रहे थे। तमाम सवालों के घेरे में जब वो आए इसके बाद ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की नजरों में ये पूरा मामला आया और उन्होंने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जब पूरी जांच हुई, पूरा ब्यौरा जब खंगाला गया तो उसमें कई सारे ऐसे तथ्य पाए गए हैं जिसमें वो दोषी हैं। और जब उनसे पूछताछ की गई तो कई सारी बातें उनकी ओर से सामने रखी गई हैं जो कि संतोषजनक नहीं है, यानी जवाब जो है उनकी ओर से संतोषजनक नहीं आए हैं। तो ऐसे में जब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, हालांकि अभी सिर्फ शुरुआती ये कार्रवाई है, सिर्फ प्रथम दृष्टिया उन पर जो एक्शन लेने का काम किया गया, हालांकि अब पूरी कार्रवाई को हरी झंडी भी दिखा दी गई है कि आने वाले समय में और ज्यादा गहराई से इस पूरे मामले की जांच होगी। ठीक है निशु, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला और इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर बता दें कि सुनवाई और हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 8 जुलाई को कोर्ट ने स्वीकार किया था आवेदन, प्रतिनिधि क्षमता के लिए दायर किया था आवेदन, जिसके बाद बता दें कि सुनवाई चल रही है और इसके साथ ही सुनवाई खत्म होने के बाद बड़ा फैसला और इसके साथ ही बता दें कि प्रतिनिधि क्षमता के लिए दायर किया गया था आवेदन। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बता दें कि सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है। 18 जुलाई को कोर्ट ने बता दें कि आवेदन और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां बता दें कि सुनवाई अभी जारी है और इसके साथ ही मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद ये पूरा मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बता दें कि सुनवाई चल रही है और हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। प्रतिनिधि क्षमता के लिए दायर किया गया था आवेदन। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां बता दें कि शाही ईदगाह और इसके साथ ही मथुरा जन्मभूमि विवाद को लेकर बता दें कि सुनवाई चल रही है, सुनवाई अभी जारी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में बता दें कि सुनवाई जारी है और हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, जहां बता दें कि सुनवाई चल रही है और इसके साथ ही बता दें कि आवेदन दाखिल किया गया था और अभी भी सुनवाई चल रही है। ईदगाह विवाद को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी 2 बजे सुनवाई होने जा रही है और हम विशेष रूप से माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसमें वाद विवाद तय कर दिया। इस मामले को शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके लंबा खींचना चाहते हैं, इसलिए वाद विवाद तय नहीं होने दे रहे हैं। तो आज माननीय न्यायालय से हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि इसमें वाद विवाद तय हो। दूसरा, केस नंबर 3 में भी हमारी मांग रहेगी, जो जामा मस्जिद का मामला है आगरा का, जिसमें मूर्तियों को ले जा करके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया था, उसकी भी सुनवाई होगी और उसमें भी हमारा माननीय न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों मामले आज 2 बजे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसकी सुनवाई होगी और हमारा विशेष आग्रह माननीय न्यायालय से रहेगा कि वाद बिंदु तय होने के बाद इस केस में गवाही में लाया जाए, यानी एविडेंस में आए और जजमेंट में आए। तो हम चाहते हैं इसकी प्रक्रिया तुरंत हो और इसी को लेकर के आज वाद बिंदु तय होने की पूर्ण संभावना है। भगवान का घर है, भगवान का ही निवास रहेगा हमेशा
और पूरी उम्मीद है कि कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेगा, भगवान की भूमि को खाली कराया जाएगा और भगवान का ही यहाँ निवास रहेगा। पूरी उम्मीद है कि मतलब जैसे काशी मथुरा, मतलब काशी छूट गई, अयोध्या छूट गई, ये भी स्थान खाली होगा, पक्षमार फैसला आएगा। देखिए, जो भी आक्रांताओं ने आके यहाँ पे हमारे देश में सभी जितने भी धार्मिक स्थल है उन पे कब्जा करके जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, हम तो चाहते हैं कि न्याय हो, और न्याय मतलब पक्ष में जो भी पक्ष हो। जन्मभूमि है तो कृष्ण जन्मभूमि का हमने इतिहास सुना है, मस्जिद का कोई इतिहास ही नहीं है, तो जबरदस्ती कब्जा करके बनाई गई, तो इसको तोड़ के जन्मभूमि को। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई और इसके साथ श्रृंगार गौरी वजूखाने पर कोर्ट में बहस और वजूखाने के कपड़े पर कानूनी सुनवाई। आज की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है और इसके साथ सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और सील वजूखाना मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। और बता दें कि जानकारी के अनुसार वजूखाने में सुरक्षा के तहत लगाया गया कपड़ा फट गया है, जिसे बदलने के अनुरोध को लेकर यह सुनवाई होगी और इसके साथ ही मामला संवेदनशील होने के कारण अदालत की कार्रवाई पर सभी पक्षों की नजर टिकी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की कोर्ट और संबंधित क्षेत्र में बता दें कि नजर बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज की कार्रवाई पर सबकी नजरें हैं। कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई और इसके साथ ही बता दें कि वजूखाने कोर्ट और इसके साथ ही बता दें कि कोर्ट में बहस। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई और इसके साथ ही श्रृंगार गौरी वजूखाना पर कोर्ट में बहस। वाराणसी के सारनाथ से खबर है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहीं धरोहर अब बता दें कि यूनेस्को की स्थायी धरोहर सूची में शामिल होने की दहलीज पर है। 25 साल से बता दें कि अस्थायी सूची में दर्ज सारनाथ को लेकर भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय ने कवायद तेज कर दी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने यूनेस्को की टीम के भ्रमण के बाद सारनाथ को स्थायी धरोहर का दर्जा मिल सकता है। इससे न केवल सारनाथ की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को और भी संरक्षण मिलेगा। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नॉमिनेशन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सारनाथ का चयन किया गया था और भारत सरकार के माध्यम से जनवरी 2025 में यूनेस्को में भारत सरकार द्वारा ये जमा किया गया। तो उसके संबंध में हम लोगों ने एक डॉसियर तैयार किया है सारनाथ कल्चरल लैंडस्केप करके, एक्सपर्ट के माध्यम से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारनाथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में बहुत पहले से ही है, बट इसका हम लोगों ने इस बार डोजियर जमा किया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक एडवाइजरी बॉडी है आइकोमास के एक्सपर्ट यहाँ आगामी जो मंथ है सितंबर में आना उनका प्रस्तावित है। यदि वो यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ में बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा और उससे पहले जो ढेर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नॉमिनेशन के लिए, उन सब पर कार्रवाई इस समय चल रही है। सारनाथ यूनेस्को की स्थायी धरोहर सूची में शामिल होने वाला है। इसको लेकर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि अस्थायी तौर पर सारनाथ 1998 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। मौजूदा तस्वीरें सारनाथ की हैं, जिसको लेकर पर्यटन मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर यूनेस्को की जो अस्थायी समिति है आइजॉग, वो अगले महीने यहाँ वाराणसी आकर बैठक करेगी। बैठक करने के साथ ही साथ सारनाथ की जो चीजें हैं उसको स्थायी सूची में शामिल करने की जो भी प्रक्रिया होगी उसको वो पूरा करेगी। फिलहाल पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की ओर से इसको लेकर यूनेस्को में कवायद की जा रही है और इसको लेकर ही लगातार जो चर्चाएं हैं कि सारनाथ भी यूनेस्को की स्थायी धरोहर सूची में शामिल होने वाला है, क्योंकि आगरे के ताजमहल जो है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय स्मारक जो यहाँ पर शामिल है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक भी किया जा रहा है, तैयारियां भी की जा रही है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। सारनाथ ही
भगवान बुद्ध से जो जुड़ी चीजें हैं वो अस्थायी तौर पर आज भी उसको सहेज कर रखने का काम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कर रहा है। और इसको लेकर पर्यटन मंत्रालय की ओर से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और अगले महीने जो यूनेस्को की जो गवर्निंग बॉडी है आईजॉक जो इस तरह की चीजों को देखती है वो भारत आएगी, भारत के सारनाथ में आएगी, वो बैठकों करेगी यहाँ के अधिकारियों के साथ और फिर इसको अस्थायी सूची में शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा। फिलहाल वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।